Today we discuss about the topic डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर जनरल बेयरिंग। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली थी वो इसी के रिगार्डिंग थी कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन ऑफ जनरल बेयरिंग, की जितनी भी स्टेप्स हैं जनरल बेयरिंग की वो क्या क्या होती है उसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर जितने भी पढ़े उनमें पढ़ाई की थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर जनरल बेयरिंग। So what is the design procedure for general bearing? We know that when the general rotates in the bearing, then large amount of heat gets generated in the bearing due to friction. This result in the wear and tear of the bearing assembly. It means कि ये डायग्राम हम देखते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस में भी देखा कि इनर सर्कल जो है वो जनरल है और आउटर सर्कल जो है वो बियरिंग है। वी नो दैट जनरल इज रोटेट इन द बियरिंग। जनरल क्या है, बियरिंग के अंदर रोटेट करेगा। तो जनरल बियरिंग के अंदर रोटेट करेगा तो एक्चुअल में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एक्चुअल के अंदर हीट जनरेट होगी। ठीक है, जनरल रोटेट्स इन द बियरिंग, द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गेट्स जनरेटेड इन द बियरिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगी। अब जब हीट जनरेट होगी तो उसके कारण जितनी हीट उसके अंदर जनरेट होगी उतनी हमको डिसिपेट करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। तो हमें जनरल डिज़ाइन जो बियरिंग है, जनरल बियरिंग, उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे कि हमें कौन से डायमेंशन उसके लिए यूज़ करने हैं, कौन सा लुब्रिकेंट हमें यूज़ करना है, कब कौन सा लुब्रिकेंट करना है। जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग हमें डायमेंशंस लेने पड़ेंगे, अलग अलग लुब्रिकेंट्स लेने पड़ेंगे। एप्लीकेशन जैसे कि हमें ऑटोमोबाइल में यूज़ करना है बियरिंग कहीं और जगह यूज़ करना है, तो अलग अलग के लिए हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो इसकी स्टेप्स क्या है कि किसी भी जनरल बियरिंग को डिज़ाइन करने की स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटरमाइन द बियरिंग लेंथ। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि बियरिंग की जो लेंथ है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम जो बियरिंग की लेंथ है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी जो खुरमी की बुक है उसके अंदर टेबल दी हुई, टेबल 26.3, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, L/D रेशियो निकालेंगे। L/D रेशियो निकालेंगे। देखो ये टेबल दी हुई, हम क्या कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक के लिए, सपोज करना हमने 4 स्ट्रोक के लिए लिया। 4 स्ट्रोक के लिए हमें क्या निकालना है, L/D, मतलब लेंथ निकालनी है बियरिंग की। तो बियरिंग की लेंथ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, L/D रेशियो। L/D रेशियो हमारे लिए यहाँ पे जो हो है वो इतना है, ये हमारा क्या है, 2 तक L/D रेशियो है। इसके बीच में L/D रेशियो लेना पड़ेगा और इसी से हम क्या निकालेंगे, L। अपने पास सबसे इस L/D रेशियो से अपने पास क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द बियरिंग। फर्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द बियरिंग। अब लेंथ ऑफ द बियरिंग के लिए में L/D जो रेशियो है वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होंगे। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग होगा, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए अलग होगा, कुछ ऑटोमोबाइल फंक्शंस होंगे उनके लिए अलग होगा, एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग होगा। तो L/D रेशियो से हमें क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द बेयरिंग। फर्स्ट स्टेप जो अपनी है। सेकंड स्टेप अपनी, चेक द बियरिंग प्रेशर। P इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ W एंड LD, या P इज इक्वल टू W/LD। हमें क्या करना है, सेकंड बियरिंग प्रेशर को चेक करना है। वी नो दैट, अपन ने पिछली क्लास के अंदर बियरिंग प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि बियरिंग जो प्रेशर होगा ना वो हमेशा मैक्सिमम प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए सबसे पहले, कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा उससे हमें कम लेना पड़ेगा बियरिंग प्रेशर ऑलवेज। देखो टेबल 26.3 फॉर प्रोबेबल सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू। अब हम उस टेबल में वापस चलेंगे तो हमें वहाँ पे उसी टेबल में 2.6 के अंदर ही देखो हमें दिया हुआ है मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर के बारे में। हमें मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर के बारे में इसमें गिवन है। तो यहाँ पे हम जब मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर निकालेंगे तो 5 to 8.5 अपने पास मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर आएगा। तो 4 स्ट्रोक के लिए ले रहे हैं अपन, इसी एप्लीकेशन मान रहे हैं अपन। 4 स्ट्रोक को अपन एप्लीकेशन जब माने तो अपने पास बियरिंग प्रेशर आ जाएगा, मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर। इस मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर से हमारे पास क्या निकल जाएगा, बियरिंग प्रेशर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप अपने पास क्या है एक्चुअल के अंदर, assume a lubricant from table 26.2 to 26.2 and its operating temperature. This temperature should be between 26.5 degree centigrade and 60 degree centigrade, with 82 degree centigrade as the maximum of
फॉर हाई टेम्परेचर इंस्टॉलेशन सच एज स्टीम टर्बाइंस। हमें क्या करना है, हमेशा जो हमें टेम्परेचर डिसाइड करना है, क्या करना है, हमें टेम्परेचर डिसाइड करना है कि कितना टेम्परेचर होगा। तो बेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे टेम्परेचर जो लेना है अपने को वो 26.5 से 60 डिग्री के बीच में लेना है। अब उसके लिए हमें कौन सा लुब्रिकेंट लेना है, विस्कोसिटी क्या होगी, वो हमारा टेबल 26.2 में दिया हुआ है। ये टेबल हम देखें, ये वाली टेबल कि हमने कौन से टाइप का बेयरिंग लिया। सपोज करना SE30 लिया, SAE30 के लिए हमने विस्कोसिटी कितनी ली और टेम्परेचर कितना लिया। जितनी हम विस्कोसिटी लेंगे उतना हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। सॉरी, जितना हम टेम्परेचर लेंगे, जैसे 30 लिया 40 लिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्कोसिटी आएगा। तो इससे हम टेम्परेचर डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप अपनी है डिटरमाइन द ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn/P। व्हाट इज द Zn/P? वी नो दैट ऑलवेज Zn/P क्या होता है, करेक्टरिस्टिक नंबर। क्या होता है, करेक्टरिस्टिक नंबर। पिछली क्लास के अंदर में पढ़ा था कि डिटरमाइन द ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn/P फॉर द अज्यूम्ड बियरिंग टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर अज्यूम किया है उसका जो टेम्परेचर है, एंड चेक दिस वैल्यू विद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन टेबल 26.3 टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग फ्रूटफुल ऑपरेशन। अपन को पता है कि Zn/P क्या होता है। Zn/P हमेशा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक नंबर होता है। और जो Zn/P होता है वो हमेशा K = 1/3 Zn/P होता है। यहाँ से हम इसको पता कर सकते हैं कि K = Zn/P, K = 1/3 Zn/P। K क्या है अपने पास, बियरिंग मॉड्यूल। तो बियरिंग मॉड्यूल के इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/3 Zn/P। और Zn/P की जो वैल्यू है वो 26.3 टेबल से आई, ये Zn/P की वैल्यू। और अपन 4 स्टॉक के ले रहे हैं तो ये Zn/P। ठीक है। नेक्स्ट, अज्यूम ए क्लियरेंस रेशियो C/D। हमें क्या निकालना है, क्लियरेंस रेशियो C/D निकालना है। तो क्लियरेंस रेशियो C/D निकालने के लिए उसी टेबल में हम चले हैं, तो उसी टेबल में अपने पास C/D की भी दिया हुआ ये रहा। यहाँ से हम क्लियरेंस रेशियो निकाल लेंगे, ये दिस इज द क्लियरेंस रेशियो C/D। अपने पास Zn/P आ जाएगा, C/D आ गया, और K की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, 1/3 Zn/P से। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी वो है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को पता है क्या होता है, μ = 33 डिवाइड बाय 10⁸ Zn/P C/D प्लस K। यही पढ़ा था अपन ने, यही होती है। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी होगी और अपन इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और अपने पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसके अगली स्टेप है डिटरमाइन द हीट जनरेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हीट जनरेटेड एंड हीट डिसिपेटेड। हीट जनरेटेड इन द बियरिंग एंड हीट डिसिपेटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बियरिंग, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बियरिंग। कि बियरिंग के आउटसाइड, जो बियरिंग का आउटसाइड है वहाँ से कितनी हीट डिसिपेट हो रही है और अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की, ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो अपने को पता था कि QG इज इक्वल टू क्या होता है, जनरेट म्यू WV। म्यू अपने पास आ चुका है, W अब निकल जाएगा। V इज इक्वल टू, अपन को पता है क्या होता है, πDN/60। V इज इक्वल टू क्या होता है, πDN/60। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, πDN/60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, हीट जनरेटेड बाय। फिर इसके बाद अपने को निकालना है हीट डिसिपेटेड QD। तो QD इज इक्वल टू क्या होता है, CA TB माइनस TA। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, एरिया निकाल के अपन लिख सकते हैं CLD 1/2 T0 माइनस TA। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, QD। अब इसमें एक चीज़ अब मैंने बताई थी, थर्मल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स QG इज ग्रेटर देन QD। मतलब हीट जो जनरेट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है हीट डिसिपेट से, ये अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, बियरिंग को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, या तो अपने को बियरिंग को क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन अपने पास है कि हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली कूल्ड करेंगे उसको। देखो, determine the thermal equilibrium to see that the heat dissipated becomes at last equal to the heat generated. In case the heat generated is more than the heat dissipated, then either the
बेरिंग इज डिजाइंड और इट इज़ आर्टिफिशियली कूल्ड बाय वाटर, वो आर्टिफिशियली वाटर। तो अपन ने जो आर्टिफिशियली का जो वो किया था, आर्टिफिशियल फॉर्मूला दिया था, वो दिया था QT इज इक्वल टू MST पिछले क्लास के अंदर। QT इज MST, QT इज इक्वल टू MST, दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करने चाहिए, क्या क्या स्टेप रहेगी। सबसे पहले हमें कोई भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, इस टाइप के जब हमें जनरल बेयरिंग के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे सामने RTO के एग्ज़ाम में, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है और देखना कहाँ से, पता कहाँ से करना है कि ये जनरल बेयरिंग का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्लास होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम क्लास होगी। टॉपिक जो अपना यही होगा, प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइन ऑफ जनरल बेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।